हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार एज ए साइंस मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए कि CHS एंट्रेंस का फॉर्म रिलीज हो चुका है। तो हम लोग उसी CHS के बारे में, CHS में जो पूछा जाता है सवाल जो आते हैं, क्वेश्चन पेपर जो बनता है, उस एंट्रेंस के बारे में, एंट्रेंस के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं पूरी तरह से। तो एंट्रेंस में आप सभी जानते हैं कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से पढ़िए और एंट्रेंस क्रैक कीजिए। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं पूरी तरह से क्लास 6 के साइंस के सिलेबस के बारे में। साइंस के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं, हम अपने वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि आपका जो एंट्रेंस में सवाल पूछा जाता है साइंस से, वो किस किस टॉपिक से पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा बायोलॉजी से। देखिए, यहाँ पर 3 टॉपिक से पूछे जाते हैं मेनली, तीनों सब्जेक्ट से। जैसे साइंस के मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एक बायोलॉजी होता है, एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, अभी बाद में लिखेंगे। तो जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए, आपका जो लेवल है, अभी आप 5th क्लास में होंगे, तो 5th क्लास में आपको लगेगा कि ये सब, जैसे कि जो है यहाँ पर जो लिखे गए हैं टॉपिक, आपको लगेगा कि आपने नहीं पढ़ा है, या कुछ टॉपिक है जो आपने पढ़ा भी होगा। तो आपको थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आप एंट्रेंस यहाँ का क्रैक करना चाहते हैं, कंपटीशन बहुत टफ होता है और क्वेश्चन भी आपके अप लेवल का पूछा जाता है, जैसे 6th 7th का पूछ लिया जाता है। तो आपको बेहद ही कंसिस्टेंसी के साथ और बेहद ही कंसाइज तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आप लोग हार्ड वर्क के लिए तैयार हैं तो इस सिलेबस को आराम से देखिए, अच्छे से मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, तो बायोलॉजी में जो होता है वो पहला जो टॉपिक है आपका लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जीवन प्रक्रिया। जैसे हम लोग जीने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम लोग पैदा हुए तो हम लोग जी रहे हैं, अभी इतने बड़े हो गए, यानी हम लोग क्या किए, ग्रोथ किए, साइज हमारा बढ़ा। तो ये भी क्या है, एक जीवन प्रक्रिया है। उसी तरह से हम लोग करते हैं रेस्पायरेशन, श्वसन करते हैं। श्वसन मतलब सांस मतलब हवा है, हवा को हम लोग अंदर लेते हैं फिर बाहर निकालते हैं, तो ये क्या है, श्वसन है, रेस्पायरेशन है। तो ये भी क्या है, एक जीवन का प्रोसेस है, एक प्रोसेस है रेस्पायरेशन। उसी तरह से होता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन, यानी प्रत्येक प्राणी जो होता है, प्रत्येक जीव जंतु जो होते हैं, अपने समान अन्य जीव जंतुओं को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो वो भी क्या है, एक रिप्रोडक्शन भी क्या है, जीवन प्रक्रिया है, लाइफ प्रोसेस है। उसी तरह से हम लोग न्यूट्रिशन करते हैं, पोषण लेते हैं। जैसे कि हम लोग को जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो क्या है, एक पोषण हम लोग ले रहे हैं। तो उसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलती है, विटामिन मिलता है, खनिज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मिलता है। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अगला है एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन। जैसे कि हम लोग जब खाते हैं तो हमारा शरीर बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, पौष्टिक चीज़ों को। लेकिन जो अदर चीज़ें होते हैं, वेस्ट चीज़ें होते हैं, मतलब हमारे शरीर के लिए जो हानिकारक होते हैं या फायदेमंद नहीं होते हैं, उनको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। तो ये भी एक प्रक्रिया है, और भी होती है। तो हम लोग इसको जीवन प्रक्रियाओं में पूरी तरह से इसको हम लोग समझेंगे पैड क्लासेस में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा ह्यूमन स्केलेटन यानी मनुष्य का कंकाल। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एंट्रेंस के लिए। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से हर साल 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे कि मनुष्य का कंकाल क्या है, जैसे कि अगर हम लोग का, जैसे कि मांस है ऊपर, क्या है, हमारे शरीर के ऊपर क्या है, मांस है। अगर मांस को निकाल दिया जाए तो हम लोग का हड्डी बचेगा, स्केलेटन बचेगा। क्या बनेगा? सिर्फ कंकाल बचेगा, हड्डियों का कंकाल, बोन्स का क्या बनेगा, स्केलेटन बचेगा। तो मनुष्य का कंकाल जो है, तो कंकाल के बारे में क्या पूछा जाएगा कि बोन्स के बारे में पूछा था, हड्डियों के बारे में। जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि आपके खोपड़ी में कितने बोन्स हैं, कितनी हड्डियां हैं, इस तरह से आपके फेस में कितनी हड्डियां हैं, कितने बोन्स हैं, ये सब। जैसे कि आपके रीढ़ के हड्डी में कितने हैं, कितने बोन्स हैं, कितने हड्डियां हैं, इस तरह से क्वेश्चन इसमें हर साल पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे आगे। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स।
बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक एवं अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक क्या होता है? जैसे कि इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण होता है, तो पर्यावरण के दो भाग होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स, उसके दो घटक होते हैं। जैसे कि हम लोग चारों तरफ से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं, घिरे होते हैं, कुछ उसमें से कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं, मतलब किसी में जीवन होता है, किसी में नहीं होता है, तो इस तरह के कंपोनेंट होते हैं। इसमें जैविक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैविक कंपोनेंट्स में क्या होता है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, तो इसमें से कुछ जो होते हैं वो तो प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे पेड़ पौधे क्या है, उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ क्या होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं कि मांसाहारी होते हैं, ठीक है, कुछ क्या होते हैं, मांसाहारी जंतु होते हैं, कुछ होते हैं शाकाहारी होते हैं, हर्बीवरस, कार्निवरस, ठीक, और एक होता है ओमनीवरस यानी सर्वहारी, जो कि सब कुछ खा लेता है, जैसे कि मांस भी खाता है और शाक भी खाता है, पेड़ पौधों को भी खाता है। तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक है हमारा, चौथा टॉपिक है विटामिन सोर्सेस डिजीज, यानी कि विटामिन्स जानते हैं आप लोग, जैसे विटामिन ए बी सी डी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ए बी सी डी जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर विटामिन्स हैं आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से, उसको हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो विटामिन होता है हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम लोगों को शरीर को ज़रूरत होती है विटामिन्स की, हमने बताया जो कि है न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम लोग को विटामिन की ज़रूरत होती है। तो विटामिन हमको कहाँ से प्राप्त होता है, हम क्या खाएंगे कि हमको क्या विटामिन मिल जाएगा। जैसे हम लोग अगर नींबू खाते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, विटामिन सी मिल जाता है। हमको आंवला खाते हैं तो क्या मिल जाता है, विटामिन सी मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर विटामिन, जैसे हम सनलाइट में बैठ जाते हैं, सूर्य के प्रकाश में, तो हमको वहाँ पर विटामिन डी मिल जाता है। तो इस तरह से हम सोर्स यानी स्रोत के बारे में बात करेंगे, विटामिन के स्रोत के बारे में। और ये भी बात करेंगे कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, सॉल्यूबल होता है, वाटर में कौन सा इनसॉल्यूबल होता है, कौन सा नहीं घुलता है जल में। तो इस तरह के विटामिन के भी बात करेंगे हम। और विटामिन की कमी से, जैसे कि मान लीजिए अगर आप आंवला, नींबू ये सब नहीं खाते हैं, यानी विटामिन सी आप नहीं लेते हैं, तो आपको एक रोग हो सकता है। क्या हो सकता है, स्कर्वी रोग हो जाएगा। तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप विटामिन नहीं लेते हैं, भाई बहुत सारे प्रकार के विटामिन होते हैं, तो अगर आप किसी विटामिन को लेना बंद कर देते हैं तो उसी के हिसाब से आपको एक कोई डिजीज हो जाएगा, रोग हो जाएगा। तो उस तरह के रोग की भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, विटामिन सोर्सेस और डिजीज के अंदर। हम लोग का पांचवा बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड, रुधिर यानी रक्त। जो हम लोग देखते हैं कि जब कभी हम लोग कट जाते हैं तो हम लोग का ब्लड निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है, ब्लड, रक्त बहने लगता है। तो उसी ब्लड के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ब्लड की कमी से, यानी ब्लड में क्या होता है, 2-3 प्रकार के ब्लड होते हैं, सेल्स होते हैं। जैसे कि एक होता है आरबीसी, एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी और एक होता है आपका प्लेटलेट्स। तो ये तीनों होते हैं। तो तीनों की कमी से कौन सा रोग हो जाता है और इनके कार्य क्या होते हैं, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। और रुधिर में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है, तो हम लोग यहाँ पर इसका डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। और छठा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे आपको 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे डिजीज यानी रोग और रोग जनन। जैसे कि कई सारे रोग हो जाते हैं, जैसे आपको एड्स हो जाता है, नाम सुना होगा, हो सकता है आपने एड्स का नाम सुना होगा। एड्स हो जाता है, टीबी हो जाता है, तपेदिक हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। तो इस तरह के रोग हो जाते हैं। तो वो किन कारणों से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं या फिर वायरस से होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर इसमें चर्चा करेंगे, डिजीज एंड पैथोजेंस में। 7वां टॉपिक है हमारा अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी कि जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे अपने पैड क्लासेस में, तो वहाँ पर हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछ लिए जाते हैं, जनरल चीज़ें, तो हम उसको भी वहाँ पर पूरी तरह से डिटेल में चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहनों, हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है। आपके 6th क्लास के CHS एंट्रेंस में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से क्या पूछा जाता है। तो देखिए पहला टॉपिक है, इसमें बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टेट ऑफ मैटर एंड चेंज ऑफ दियर स्टेट, यानी कि पदार्थ की अवस्था और उनके अवस्था परिवर्तन। ये क्या होता है, तो पदार्थ की अवस्था, अब इसमें हम बताएंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं या नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से होती है 3 अवस्थाएं।
ठोस, द्रव और गैस। तब देखिए ठोस, द्रव और गैस यानी कि सॉलिड, लिक्विड और वेपर, 3 प्रकार के अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से। और इन तीनों अवस्थाओं को यानी कि ठोस को द्रव में बदला जा सकता है, द्रव को भी ठोस में बदला जा सकता है, द्रव को फिर गैस में बदला जा सकता है, गैस को द्रव में बदला जा सकता है। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इनके गुणों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ठोस के क्या गुण होते हैं, द्रव के क्या गुण होते हैं, गैस के क्या गुण होते हैं, और इसको कैसे हम किस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, गैस को मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, उन प्रक्रियाओं को क्या कहेंगे, इन सब के बारे में उसमें हम चर्चा करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही नया टॉपिक लग रहा होगा, हो सकता है। परमाणु संरचना। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। अब पदार्थ के कुछ, जैसे कि पदार्थ जो होता है वो एक छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और उनको सबसे सूक्ष्म जो कण होता है उसको हम बोलते हैं परमाणु। अब परमाणु में भी परमाणु का भी होता है एक स्ट्रक्चर होता है। परमाणु इस तरह का मान लीजिए होता है। तो परमाणु में देखिए इसका एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और इसके नाभिक में, अगर ये नाभिक है तो इसमें होते हैं हमारे प्रोटॉन और हमारे होते हैं न्यूट्रॉन। तो इन सब के बारे में, यानी परमाणु का जो संरचना होता है वो किस प्रकार का होता है, उसका त्रिज्या क्या होता है, उसका व्यास क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पर परमाणु संरचना में चर्चा करेंगे। और हम लोग जानेंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इन पर आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। हालांकि ये चीज़ें शायद आपको नया लग रहा होगा, बहुत ही नया लग रहा होगा, और आपके लेवल का भी नहीं है। आप जब अपर क्लास में जाएंगे तो आप सब ये पढ़ना है, लेकिन अगर आप एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं तो आपको इसी उम्र में आपको ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक है। और वो सब सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को बहुत ही डिटेल में समझाया जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, और इससे बाहर एक भी प्रश्न आने की कोई संभावना भी नहीं रहेगी। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का संगठन। हम जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है वो एक आवरण से घिरा हुआ है, यानी कि क्या, किस आवरण से घिरा हुआ है, एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है, गैसों के एक आवरण से घिरा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। और उस वायुमंडल में भी बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारी गैसें हैं। तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सा पाया जाता है, सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है, किसका क्या प्रतिशत होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कौन कौन से मुख्य गैस है, किस किन गैसों से मिलकर बना होता है एटमॉस्फेयर, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की बिल्कुल बहुत सारी संभावना बनती है कि आएंगे क्वेश्चन इससे भी। एसिड और बेस के बारे में समझेंगे हम लोग, जैसे अम्ल और क्षार के बारे में हम समझेंगे। अम्ल जैसे कि जैसे हम लोग टेस्ट में कोई चीज़ होता है, खाने वाली चीज़ें, पदार्थ होते हैं जो कि हमको टेस्ट में क्या लगता है, खट्टे लगते हैं, तो खट्टे लगते हैं तो उनको हम लोग अम्ल बोलते हैं। तो इस तरह से अम्ल और क्षार के बारे में हम लोग थोड़ी बेसिक चीज़ें समझेंगे, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं समझना कुछ भी, बहुत ही बेसिक चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मेटल एंड दियर ओर यानी धातु और उनके अयस्क के बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि लोहा हो गया, जानते हैं लोहा आपने सभी देखा होगा, तो उसको बोलते हैं धातु यानी मेटल बोलते हैं। और धातु को जिन चीज़ों से हम लोग निकालते हैं, जैसे कि चट्टान होता है, तो जिन चट्टानों से हम लोग निकालते हैं, जहाँ पर पाया जाता है, उन चट्टानों को हम लोग अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। तो उनके अयस्कों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि लोहा का अयस्क होता है मैग्नेटाइट, उसी तरह से एल्यूमिनियम का एक बहुत ही फेमस और क्वेश्चन में आया भी हुआ है कि एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होता है, तो वो होता है बॉक्साइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं और इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर होता है केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र, तो ये भी बहुत बेसिक लेवल का पूछा जाता है। जैसे कि जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है। तो हो सकता है कि ये नया लग रहा होगा आपको, फिर भी हम लोग यहाँ पर आने वाली समय में तो आपको पढ़ना ही है, फिर भी हम लोग पहले से पढ़ के रखेंगे, क्योंकि हमें CHS एंट्रेंस क्या करना है, क्रैक करना है, इसलिए हमको पहले तो पढ़ना पड़ेगा, तभी ना क्रैक होगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। अब हम लोग चलते हैं फिजिक्स के टॉपिक में, यानी कि अभी तक हम लोगों ने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से सवाल बनते हैं, वो हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट यानी फिजिक्स के टॉपिक पर कि फिजिक्स से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं।
तो हम लोग अब अपने पहुंच चुके हैं फिजिक्स के टॉपिक के ऊपर। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश, लाइट, पारदर्शी। तो इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे पारदर्शी वस्तुएं कौन सी है, यानी कि ट्रांसपेरेंट कौन सी होती है, अपारदर्शी मतलब ओपेक कौन सी होती है। तो इस प्रकार के, और एक होता है पारभासी, तो वो भी पूछा जाता है कौन सा पदार्थ है जो कि पारदर्शी है, कौन सा अपारदर्शी है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और परावर्तन अपवर्तन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत नया नया चीज़ें बता रहे हैं, तो शायद आपने पारदर्शी और अपारदर्शी के बारे में पढ़ा होगा, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप पैड लेक्चर को ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा, और नहीं भी करते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिलेबस की पूरी तरह से चर्चा कर रहे हैं। सिलेबस की यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से चर्चा कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी दूसरा टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। जैसे कि करंट होता है, करंट फ्लो होता है, हमारा जैसे कि घर में लाइट जलता है, टीवी चलती है, तो इस प्रकार से। तो जैसे एक क्वेश्चन आया था कि जैसे कि आपके घर में लाइट जल रहा होगा, तो पापा मम्मी कभी आपसे बोले होंगे कि बेटा लाइट ऑफ कर दो, लाइट को ऑफ कर दो, तो आप लोग क्या करते हैं, स्विच को जाकर के ऑफ कर देते हैं। तो स्विच क्यों लगा रहता है, परिपथ को बंद करने के लिए लगा रहता है, यानी करंट जो फ्लो होता है उसको बंद कर देता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि जैसे परिपथ को बंद करने के लिए आप किस चीज़ का यूज करते हैं, तो वहाँ पर स्विच का यूज किया जाता है। इसी में हम लोग पढ़ लेंगे, इसके मात्रक के बारे में हम लोग जान लेंगे, विद्युत धारा और उसके मात्रक के बारे में हम लोग समझ लेंगे। और इसमें भी अगला टॉपिक भी है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। तो यहाँ पर भी हम लोग भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक के बारे में जान लेंगे। जैसे कि हम लोग ट्रेवल करते हैं, यानी कि जब हम चलते हैं तो दूरी तय करते हैं, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मानक मात्रक क्या होता है। तो दूरी का मात्रक जैसे हमारा होता है मीटर, तो उसी तरह से चाल का मात्रक क्या होता है, तो इस तरह से प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है। तो यहाँ पर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स में पढ़ेंगे। उसी तरह से विद्युत में जैसे कि पूछ दिया जाएगा बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, तो ये भी हम लोग इसी में चर्चा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं, बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल मशीन। सिंपल मशीन मतलब सरल मशीन है। सरल मशीन है, जैसे उत्तोलक होता है यानी लीवर, तो लीवर में मतलब कि पहला प्रकार प्रथम प्रकार का होता है, द्वितीय प्रकार का, तृतीय प्रकार का। तो उन सभी के उदाहरण जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कैंची होता है, तो कैंची किस प्रकार का लीवर है, किस प्रकार का, प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का, तृतीय प्रकार का, तो ये पूछा जाता है। सरौता है, सरौता किस प्रकार का है, तो ये सब क्वेश्चन सिंपल मशीन में आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मिरर और लेंस। तो मिरर हमारा जैसे दर्पण, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उसको यूज करते हैं देखने के लिए, तो वो भी क्या है हमारा एक समतल दर्पण है। उसी तरह से दो दर्पण और होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स, मतलब कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम उनके जैसे कि हमारे मानव जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उनका क्या क्या यूज है, जैसे लेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, तो ये यूजेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिरर और लेंस में जैसे कि यहाँ पर हम लोग को बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें नहीं पढ़नी, हम लोग को व्यवहारिक जीवन में इसका किस प्रकार से यूज किया जाता है ये हमको पढ़ना है यहाँ पर। अब हमको ये नहीं पढ़ना है इसमें कि किस प्रकार से इमेज बनता है, दर्पण में किस तरह से बनता है, किस तरह से लेंस में बनता है, यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें नहीं चर्चा करनी है। हमको सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान की बातें यहाँ पर हम लोग को सीखनी है। और अगला हमारा टॉपिक है मैग्नेट, चुंबक के बारे में समझेंगे। सब आप लोगों ने देखा होगा मैग्नेट, चुंबक के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो चुंबक हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं कुछ अन्य टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे सवाल बन जाते हैं, हम उन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, यानी जितना हम लोगों ने अभी तक बात किया है, चर्चा किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जितने भी टॉपिक हैं, उसके अलावा भी कुछ टॉपिक हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है हमारा रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जैसे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसको नवीकरणीय को अक्षय स्रोत भी बोलते हैं, अक्षय मतलब कि ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, तो इसको रीन्यूएबल बोलते हैं। नवीकरणीय जैसे कि सनलाइट हो गया, सन का जो हीट आता है उससे एनर्जी मिलती है हमको, वो अभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, वो रीन्यूएबल है। उसी तरह से जल ऊर्जा जो होता है, जल से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो भी रीन्यूएबल है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या क्या होते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये ना एक दिन कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह के जो है एनर्जी सोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
अब दूसरा आता है हमारा स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में। जैसे सौर मंडल होता है, जैसे पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, ये भी एक क्या है, सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। तो उसी तरह से हमारा स्टार्स भी होते हैं। तो जैसे सन भी एक स्टार है, तो उसी तरह से और भी स्टार होते हैं। तो कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट जो स्टार हैं हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टि से, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण यंत्र होते हैं जिसको हम मापने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि भूकंप की तीव्रता हम लोग मापते हैं एक यंत्र से, उसी तरह से समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसी तरह से अन्य भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक टॉपिक है हमारा एक्लिप्स ऑफ सन एंड मून, सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण। ग्रहण लगता है तो ग्रहण लगने के बाद क्या बोलते हैं घर में कि खाना नहीं खाना है, नहा धोआ कर ही खाना खाना है, यह सब घर में बोला जाता है। तो आप लोग जानते होंगे ग्रहण के बारे में। तो जो एक्लिप्स होता है, तो सन जो सोलर एक्लिप्स होता है और मूनर एक्लिप्स होता है, तो वो कब लगते हैं, किस प्रकार से लगते हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं इसमें, इस तरह इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये था आपका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो था साइंस के सिलेबस के ऊपर क्लास 6 के लिए, CHS एंट्रेंस के लिए। तो अगर आप हमारे पैड कोर्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे BHU कॉन्सेप्ट का पैड कोर्स लॉन्च हो चुका है, 21 तारीख से इसका क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। और ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।